आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जहां विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष ने राज्यसभा में उपसभापति के लिए आरजेडी के मनोज झा को साझा उम्मीदवार भी बनाया है। विपक्ष सरकार को अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर घेरना चाहता है। साथ ही एलएसी पर चीन के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल जवाब भी करेगा। इसके अलावा कोरोना को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का खासा ध्यान रखा गया है। इस सत्र के दौरान कोई भी छुट्टी नहीं होगी। लगातार बैठकें होंगी और 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 18 बैठकें होंगी, जबकि प्रश्नकाल को नहीं रखा गया है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पहले दिन बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी और फिर 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लोकसभा का सदन बैठेगा। इसी तरह राज्यसभा की कार्रवाई भी 14 सितंबर दोपहर को 3 बजे से होगी, लेकिन 15 सितंबर से सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहेगी। लोकसभा और राज्यसभा की टाइमिंग कोरोना को देखते हुए अलग अलग रखी गई है। जैसे माननीय स्पीकर साहब ने कहा, ये बहुत विपरीत और विषम परिस्थिति है। ये परिस्थिति में भारत सरकार की ओर से मैं सभी का सहयोग मांगता हूं। आई अपील ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर देयर कोऑपरेशन। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों का कोरोना वायरस टेस्ट हुआ, जिसमें 5 लोकसभा सांसद कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में मॉनसून सत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन होगा। कल स्पीकर ओम बिरला ने संसद का दौरा किया और तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का कल निधन हो गया था। 74 साल के रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले 4 अगस्त से ही दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। कल रात रघुवंश प्रसाद का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा, जहां आरजेडी के अलावा विपक्ष के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। नीतीश कुमार, सुशील मोदी, तेजस्वी यादव समेत बिहार की राजनीति के तमाम दिग्गजों ने नम आंखों से रघुवंश प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। हालांकि इस बीच तेजस्वी को विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। एसएसएफ यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी ले सकती है। बिना सरकार की इजाजत के एसएसएफ के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा। पूरे प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसएफ को दी गई है। एसएसएफ का मुखिया एडीजी स्तर का अधिकारी होगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत 5 साल की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से होगी। अगर यूपी सरकार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला करती है तो सरकारी नौकरी की शुरुआत में पहले कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की जाएगी। 5 साल के प्रोबेशन के बाद सरकारी नौकरी पक्की होगी। बुलंदशहर में सड़क हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनेगी। परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में हुई मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया। सुदीक्षा भाटी के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली दंगे केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात उमर खालिद को किया है गिरफ्तार। पुलिस ने उमर खालिद को पूछताछ के लिए तलब किया था। लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। यूएपीए एक्ट के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप का कार्यकर्ता उमर खालिद जेएनयू का पूर्व छात्र है। आज उमर खालिद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने दंगे पर कोर्ट में पेश की अपनी एडिशनल चार्जशीट में भी उमर खालिद का जिक्र किया था।
दिल्ली दंगा केस में गिरफ्तार की गई पिंजरा तोड़ की 3 महिला सदस्यों ने लिया था उमर खालिद का नाम। जेएनयू और जामिया मिलिया से जुड़ी पिंजरा तोड़ की 3 छात्राओं दिवांगना कलिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा के मुताबिक उमर खालिद ने उन्हें दंगे के लिए उकसाया और भीड़ को लामबंद करने का काम किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस दिल्ली दंगे मामले की जांच कर रही है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। तमाम आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी इंटरोगेशन के दौरान उमर खालिद का नाम सामने आया था, जिसके बाद रविवार को उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 11 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि उसकी जो एक्टिविटीज थी, जिन लोगों से वो मिला था, जहां पर वो गया था, वो सारे शक के दायरे में आ रहे थे कि लोगों को उकसाने में उसका रोल हो सकता है। इसी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने ट्वीट कर बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी दी। 24 फरवरी को दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी, 200 लोग घायल हुए थे। दंगे में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उद्धव सरकार से सीधी टक्कर के बीच कंगना रनौत मुंबई से मनाली के लिए निकल गई है। कुछ देर पहले ही कंगना मुंबई में एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। कंगना मुंबई से पहले चंडीगढ़ जाएंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना का काफिला निकला। 9 सितंबर को कंगना मुंबई आई थी। एक लंबा विवाद, मुंबई की महाभारत, कंगना रनावत, संजय राउत, शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के बाद जो हुआ, दफ्तर पे बुलडोजर चला, घर तोड़ने के लिए नोटिस भेजा गया और अब कंगना रनावत मुंबई से वापस जा रही हैं। इसी एयरपोर्ट पर जिस दिन वो आई थी खूब तमाशा हुआ था। करनी सेना, आरपीआई, शिव सैनिकों ने, किसी ने समर्थन में झंडे दिखाए तो किसी ने विरोध में। लेकिन अब जब कंगना रनावत को वापस अपने घर के लिए जाना है, मुंबई से बाहर जा रही हैं, आज एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा है वो भी अद्भुत है। मुंबई पुलिस यहाँ तैनात है, बड़ी मात्रा में सीआईएसएफ तैनात है और वाइस सिक्योरिटी कवर वाली कंगना रनावत जब एंटर करेंगी, प्रवेश करते ही वो पूरी पेरीफेरी जो आप देख रहे हैं, ये 3 स्तरीय सुरक्षा की गई है ताकि उन्हें सुरक्षित भीतर भेजा जा सके। 9 बजे की लगभग फ्लाइट है जब वो मुंबई छोड़ करके चंडीगढ़ रवाना होंगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राजभवन में करीब 45 मिनट चली इस मुलाकात में कंगना ने राज्यपाल से उद्धव सरकार की शिकायत की और अपने साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। कंगना के मुताबिक वो उद्धव सरकार की ज्यादतियों का शिकार हैं और उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में न्याय की मांग की। मुलाकात के बाद कंगना ने मीडिया से कहा कि राज्यपाल ने उन्हें अपनी बेटी की तरह सुना। जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। कंगना के ताबड़तोड़ आरोपों के बाद रविवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए राजनीति हो रही है, लेकिन वो इस मुद्दे पर बोलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ने ये भी कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। वो बोलेंगे जरूर, लेकिन उनके लिए कोरोना का मामला ज्यादा जरूरी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना पर फिर से हमला बोला है। कंगना और राज्यपाल की मुलाकात पर राउत ने कहा कि कोई भी राज्यपाल से मिल सकता है और इससे शिवसेना को या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। राउत ने दावा किया कि उद्धव सरकार पूरे 5 साल चलेगी। इससे पहले रविवार को शिवसेना के अखबार सामना के संपादकीय में लिखा गया था कि कंगना ने अपने अवैध निर्माण को बचाने के लिए तमाशा किया। संजय राउत का आरोप है कि कंगना बीजेपी के समर्थन के चलते उद्धव सरकार और महाराष्ट्र के सम्मान पर चोट कर रही हैं। राउत ने कंगना की वायु सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। राउत पर तंज कसते हुए कंगना ने कहा कि उन्हें बीजेपी का समर्थन देना दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना ने यह भी कहा कि इसकी बजाय शिवसेना कार्यकर्ताओं को उन्हें मारने, पीटने और रेप करने की छूट मिलनी चाहिए थी।
कंगना के समर्थन में राजपूत करनी सेना ने देश में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। सोनीपत में करनी सेना ने एक पंचायत बुलाई और उद्धव सरकार समेत शिवसेना की जमकर लानत मलानत की। उधर सिरसा में भी करनी सेना उद्धव सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई। राजपूत बेटी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ करनी सेना ने उद्धव सरकार का पुतला फूंका। सुशांत की मौत की मिस्ट्री डिप्रेशन से लेकर ड्रग्स कनेक्शन के इर्द गिर्द घूम रही है। सीबीआई मौत की गुत्थी से जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है। ऐसे में सीबीआई ने सुशांत के 2 पूर्व ड्राइवर से लंबी पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले सच सामने आए। सुशांत के ड्राइवर धीरेन्द्र यादव ने आज तक को बताया कि ना ही उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में देखा और ना ही कभी ड्रग्स लेते हुए देखा। सुशांत के ड्राइवर धीरेन्द्र यादव का बयान सुशांत की मौत मिस्ट्री की जांच कर रही एजेंसियों के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। सुशांत के एक और ड्राइवर अनिल ने भी सुशांत के ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। अनिल उस वक्त सुशांत का ड्राइवर था जब सुशांत की फिल्म केदारनाथ रिलीज हो रही थी। इतना ही नहीं, अनिल का कहना है कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट में भी सुशांत रिलैक्स करते नजर आते थे। अब तक रिया के ड्रग्स गैंग से जुड़े जितने भी किरदार थे, सब ने सुशांत के लिए ड्रग्स लाने की बात कबूली है। वहीं रिया ने कहा था कि सुशांत उनसे मिलने से पहले से ड्रग्स ले रहे थे। फिल्म केदारनाथ के वक्त भी सुशांत के ड्रग्स लेने की बात सामने आई थी। अब तक रिया के ड्रग्स गैंग से जुड़े जितने भी किरदार थे, सब ने सुशांत के लिए ड्रग्स लाने की बात कबूली थी। वहीं रिया चक्रवर्ती ने आज तक के साथ इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत उनसे मिलने से पहले से ड्रग्स ले रहे थे। रिया ने कहा था कि फिल्म केदारनाथ के वक्त भी सुशांत ड्रग्स लेते थे। देश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। एक दिन में 94,000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। आलम यह है कि संक्रमण का खतरा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। देश में अगर कुल कोरोना संक्रमितों की बात की जाए तो ये आंकड़ा 47,54,000 के पार पहुंच गया है। जाहिर सी बात है कि कोरोना को हराना है तो नियमों को सख्ती से मानना ही पड़ेगा। देश में तो कोरोना के मामले बेकाबू हो ही रहे हैं, मगर महाराष्ट्र में हालात तो बहुत भयानक हो रहे हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 22,543 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं सिर्फ 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में कोरोना से 416 लोगों ने जान गंवा दी। बात अगर कोरोना से ठीक होने वालों की करें तो 11,549 लोग 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में ही हैं। यहां कोरोना के केस 10 लाख को पार कर गए हैं। कोरोना का संक्रमण दिल्ली में भी तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से हालात चिंताजनक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 4,235 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 29 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में अगर बात कुल संक्रमितों की हो तो अब तक दिल्ली में कोरोना से 2,14,069 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के बीच जल्द ही देश में खुशखबरी मिल सकती है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों और ज्यादा जोखिम वाले जगहों पर काम करने वाले लोगों को कोविड टीकाकरण के आपातकालीन प्राधिकरण पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया जा सके। कोविड संक्रमण के चलते बद्रीनाथ में बंद की गई हवाई सेवा 4 महीने बाद आखिरकार शुरू हो गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले 4 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अब तक कोरोना संक्रमण के चलते हवाई सेवा नहीं शुरू की गई थी। लेकिन अब 4 धाम हवाई सेवा सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। रविवार को श्रद्धालुओं को लेकर एक विमान देहरादून सहस्त्रधारा से आया। दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बेखौफ बदमाशों ने मूंगा नगर और नेहरू विहार में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आशंका है कि दोनों हत्याएं गैंग वॉर का नतीजा हैं।
मूंगा नगर में 45 साल का फारूक अपनी कपड़े की दुकान में बैठा था, तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद बदमाशों ने नेहरू विहार की गली नंबर 7 में घर के सामने ही अब्दुल हमीद को गोलियों से भून दिया। आशंका है कि दोनों हत्याएं एक ही गैंग ने अंजाम दी हैं। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार में बदमाशों ने एक शख्स को गोलियों से भून दिया। बाइक में आए बदमाशों ने 12 राउंड गोलियां चलाईं और फरार हो गए। इस वारदात को रेड लाइट पर अंजाम दिया गया। दोनों बदमाश हेलमेट लगाए हुए थे। पुलिस इसे आपसी रंजिश का नतीजा मान रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी कार के अंदर और बाहर सबूत जुटाए। जैसलमेर के पोकरन पुलिस थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब 50 साल की गिरधारी राम ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। पुलिस के मुताबिक उसका गांव के सरपंच से विवाद था, लेकिन पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसी से आहत होकर इस शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। यूपी पुलिस की एक बार फिर किरकिरी हुई है। लखीमपुर खीरी जिले के मितौली थाना क्षेत्र से पुलिस कस्टडी से एक आरोपी फरार हो गया। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस बाइक पर उसे लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में पेट्रोल भराने के लिए रुके। इसी दौरान मौका पाकर आरोपी हथकड़ी समेत गायब हो गया। त्रिपुरा में 2 पत्रकारों पर हमला हुआ है। उन्हें काफी चोट आई है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया कर्मियों पर हमले की कड़ी आलोचना हो रही है। पत्रकार एसोसिएशन ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला करार दिया है। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे सत्ताधारी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कोरोना को लेकर हो रही रिपोर्टिंग से नाराज थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।